हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत हमारे सीजीएल 2025 प्रीलिम्स पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में, जिसमें हम अपनी सीरीज के अंदर जीके जीएस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं। आज की शिफ्ट होगी 14 सितंबर 2025 की शिफ्ट नंबर 1। इसमें जितने भी सवाल आप लोगों से पूछे गए उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन हम शुरू करते हैं। इससे पहले अभी तक हमने 6 शिफ्ट डिस्कस करी हैं। उन 6 की 6 शिफ्ट्स का डिस्कशन आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। सेशन अगर आपको फायदेमंद लगते हैं तो इन्हें आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये एक एफर्ट आप लोगों से मैं मांगता हूँ। बाकी आप लोग अपने कमेंट भी ड्रॉप करके जाया करो कि ये सेशन आपको कैसा लगा, और अगर किसी सवाल पर आधारित कोई भी एक्स्ट्रा बातें आपको पता होती है ना, तो उन्हें भी आप कमेंट ज़रूर करें। एक अच्छा इंटरैक्टिव सेशन बनता है। चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आएगा। रीड द बिलो स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कथन को पढ़ें। अब ये दो कथन आपको इन्होंने पढ़ने हेतु दिए हैं और ये कह रहे हैं कि बताइए कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं, कौन कौन से सही हैं। तो एक एक करके दोनों स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे एंड देन उसके हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। पहला, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं उनकी नियुक्ति या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। देखो, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं करी जाती है। ये तो जो भारतीय सरकार है उनके द्वारा करी जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसकी अपॉइंटमेंट करते हैं वो कौन होते हैं? वो है अटर्नी जनरल। और अटर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, ये वाली बात आपको कौन से अनुच्छेद में नजर आएगी? आपको 76 नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर नजर आएगी। तो सॉलिसिटर जनरल प्रेसिडेंट नहीं बल्कि जो केंद्र सरकार है वो अपॉइंट करती है लॉ ऑफिसर्स, जो भी उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज होती हैं उनके रूल्स के आधार पर। तो ज्यादातर लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई जो सॉलिसिटर जनरल है या फिर जो अटर्नी जनरल है उसमें, मतलब वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर अटर्नी जनरल पूछा जाएगा तो वो क्या है? एक संवैधानिक पद है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं आर्टिकल 76 के अंदर। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल है ये एक स्टैच्यूटरी पोस्ट है, एक वैधानिक पोस्ट है जिसमें सरकार आपको अपॉइंट करते हुए नजर आएगी। इसीलिए जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 देखेंगे। अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 रुपीज। भारत के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 15,000 की सुरक्षा राशि जमा करनी होती है। तो प्रेसिडेंट के रूल्स आप लोगों ने जब कभी भी आपने तैयारी करी होगी, पढ़े होंगे, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट करी जाती है 15,000 की। और ये जो अमाउंट होता है ना, ये फोर्टफीट हो जाता है अगर वो जो कैंडिडेट है ना उसको जो भी रिक्वायर्ड मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स होते हैं वो मिले ना, मतलब उसकी जमानत जब्त हो जाती है। 15,000 रुपये उसको मिलते नहीं है अगर वो मिनिमम जो रिक्वायर्ड वोट्स होते हैं किसी भी कैंडिडेट को वो उसको ना मिले। ठीक है, तो ये हमने क्या जाना है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए 15,000। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे यहीं पर पूछता हूँ। बताइए, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको कितनी राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ती है? तो 25,000 याद रखिएगा। इसके लिए लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट 2 था वो क्या है आपका? करेक्ट। तो कौन कौन से करेक्ट है? सिर्फ आपका दूसरा वाला ऑप्शन इसमें क्लियर है। तो ये बातें क्लियरिटी से आपको याद रखनी है। अगर मैं अटर्नी जनरल की बात कर रहा हूं, उसका संबंधित आर्टिकल आप लोगों को वैसे पता होगा, 76 होता है। सॉलिसिटर जनरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है, वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है। बेसिक बातें थी, समस्या नहीं आई होगी। बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट्स विच ऑप्शन इज करेक्ट। दिए गए कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है? अब ये आपको दो कथन इन्होंने दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला, मथुरा आर्ट प्रोड्यूस्ड इमेजेस फॉर बोथ इंडियन एंड नॉन इंडियन पैट्रॉन्स, यानी कि मथुरा कला ने भारतीय और गैर भारतीय दोनों संरक्षकों के लिए चित्र बनाए। तो इसके लिए आपको ये जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है या फिर मथुरा आर्ट है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कुषाण डायनेस्टी या फिर कुषाण पीरियड जो कि फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी एडी में आपको नजर आता है। इस मथुरा आर्ट के जो संरक्षक थे उसमें कौन नजर आएंगे? इसमें भारतीय राजा भी नजर आएंगे और आपको कुषाण रूलर्स भी नजर आएंगे। कुषाण रूलर्स जिनको
फॉरेन ओरिजिन का यानी कि विदेशी ओरिजिन का माना जाता है। बुद्धिस्ट और जैन कम्युनिटीज दोनों के दोनों इस मथुरा आर्ट का यूज करते हैं। तो इसके अंदर आपको जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी मूर्तें नजर आएंगी, बुद्धा की इमेजेस नजर आएंगी, जैन जो तीर्थंकर हैं उनकी इमेजेस नजर आएंगी, ये सब मिलते हैं। तो अगर मैं ये आपसे स्टेटमेंट वाइज कहूं कि इसीलिए क्या मथुरा आर्ट एक कॉस्मोपॉलिटन नेचर की होगी, यानी कि वो इंडियन और नॉन इंडियन पैट्रॉन्स की इमेजेस को प्रोड्यूस करेगी, ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट रहेगा, ये वाली बात आपकी सही रहेगी। नेक्स्ट है मथुरा आर्ट इग्नोर्ड नेचर बेस्ड थीम्स इन इट्स स्कल्पचर्स, यानी कि मथुरा कला ने अपनी मूर्तियों में प्रकृति आधारित विषयों की उपेक्षा करी, मतलब उनको इग्नोर किया। मथुरा आर्ट के अंदर आपको यक्षों की भी मूर्तियां नजर आएंगी, यक्षिसीज की भी नजर आएंगी, आपको जो फ्लोरल मोटिव्स होते हैं वो भी नजर आएंगे, आपको नेचर लिंक्ड डिवाइन जो रूप है वो भी नजर आएंगे। तो सबका यूज होता था। तो मैं ही कह दूं कि इन्होंने नेचर बेस्ड थीम को इग्नोर किया, ये वाली बात भाई सही नहीं रहेगी। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट सेंसरस, अर्थली रियलिज्म, इन दोनों चीजों के लिए फेमस थी। तो इसीलिए बोलना कि नेचर बेस्ड थीम इन्होंने इग्नोर की, ये वाली जो बात है वो फैक्चुअली आपकी गलत हो जाएगी। तो यहां पर आपका ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अब यार यहां पर ना हम मथुरा आर्ट पर क्योंकि बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि ये एक इंडिजिनस भारतीय स्टाइल है। रेड सैंडस्टोन से बनी हुई मूर्तें इसके अंदर यूज करी जाती थी, सॉफ्ट और राउंडेड बॉडीज होती थी। तो जितने भी इंडियन देवी देवता हैं, डेटीज हैं, उनकी पहली बार एक मानव छवि इस आर्ट के अंदर दर्शाई गई। ये किसकी विशेषताएं हैं? आपकी मथुरा आर्ट की। ऐसे ही आप एक और आर्ट का नाम सुनते हैं जिसको हम कहते हैं गांधार आर्ट। ये क्या है? इसके अंदर आपको ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस नजर आएगा, जिसमें कि ग्रे स्टोन का यूज हुआ है। यहां पर जो ह्यूमन फॉर्म और जो मूर्तियां इन्होंने बनाई है ना, उसके अंदर काफी शार्प फीचर्स यूज करे गए हैं। इवन जैसे महात्मा बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, उसमें भी बुद्ध के ना कर्ली हेयर और रोब्स को इसके अंदर दिखाया गया है। तो ये गांधार आर्ट, मथुरा आर्ट, इन सभी आर्ट फॉर्म्स की विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट वाली जो बात थी वो सही जाएगी। Which of the following statement about होला मोहल्ला फेस्टिवल ऑफ पंजाब इज करेक्ट? पंजाब के होला मोहल्ला त्योहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगेन फेस्टिवल्स रिलेटेड हमसे पहले तो डायरेक्टली ये सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए कि ये कौन से राज्य से संबंधित है या फिर ये किस राज्य से अपना एसोसिएशन रखता है। अब आपको कुछ इस तरीके के सवाल नजर आते हैं जहां पर अलग अलग रीजन के जो भी ये डांस फॉर्म्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वो आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले ये जो होला मोहल्ला है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये किसका फेस्टिवल है? ये एक सिख फेस्टिवल है। स्टार्ट किसके द्वारा करा गया था, ये आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है। तो 1701 के अंदर इस त्योहार को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मैं उसमें आपको पंजाब या फिर जो केंद्र है वो पंजाब का आनंदपुर साहिब में ये होला मोहल्ला फेस्टिवल बहुत ही बड़े तौर पर मनाया जाता है। अब यहाँ पर होता है क्या है, यहाँ पर जो सिखों की मार्शल आर्ट है ना, गटका, वो परफॉर्म करी जाती है, जिसमें घोड़ों पर राइडिंग करी जाती है। निहंग जो वॉरियर्स होते हैं उनके मॉक बैटल्स होते हैं। तो ये कम्युनिटी के द्वारा इवन यहाँ पर लंगर भी कराए जाते हैं। तो ये फेस्टिवल सिख मार्शल स्पिरिट और डिसिप्लिन को कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड मेनली बाय वुमेन थ्रू क्राफ्ट्स एंड सॉन्ग्स इन पटियाला। पटियाला में नहीं है ये, मतलब पटियाला से संबंधित नहीं है। इट शोकेसेस मार्शल आर्ट्स, लंगर एंड निहांग मॉक बैटल्स एट अनंतपुर साहिब। ये वाली बात ही कही थी ना मैंने भी आपसे पीछे। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, एक नाम दिया गया है यहाँ पर आपको, मार्गी संगीत इन एंशंट इंडियन म्यूजिक वॉज रूटेड इन। प्राचीन भारतीय संगीत में जो मार्गी संगीत है उसका आधार आपको बताइए कि इनमें से कौन सा उसका आधार था। अगेन एक अच्छे
कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पर ये सवाल पूछा गया है, जिसको उन्होंने किससे एसोसिएट किया है? एंशिएंट इंडियन म्यूजिक से। तो ये दो आपको संगीत याद रखने हैं। एक तो आपको ये मार्गी संगीत का नजर आएगा सुनना, और एक होगा देसी संगीत। ये दो टर्म आपको जनरली सुनने के लिए मिलती हैं एंशिएंट इंडियन म्यूजिक के अंदर। तो अब आप पहले पूछोगे कि ये जो मार्गी संगीत है, इसका रूट क्या है? मार्गी का मतलब होता है वो रास्ता जो कि स्क्रिप्चर्स के द्वारा आपको दिखाया गया होता है, यानी कि पाथ शोन बाय स्क्रिप्चर्स। इस म्यूजिक के अंदर आपको वैदिक रिचुअल्स नजर आएंगे, आपको यज्ञ नजर आएंगे, जो धार्मिक सेरेमनीज हुआ करती थी वो नजर आएंगी, उनके साथ इसका संबंध रखा जाता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा कि मार्गी जो संगीत है उसको आप किसके साथ आधार मानते हैं? वैदिक ट्रेडिशन के साथ आधार मानते हैं। अब इसके पर्पस भी आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे कि किसी का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करना है तो वो इसका एक पर्पस है, किसी को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वो आपका इस मार्गी संगीत को यूज करेगा, डिवोशन के लिए यूज करेगा। तो मार्गी संगीत का रूट हम यहाँ पर क्या याद करेंगे? वैदिक परंपराएं याद रखेंगे। ठीक है। अब देखो इन्होंने बाकी के ऑप्शन में क्या दिया है आपको। पहले ऑप्शन में लोक संगीत का संबंध दिया है, फोक म्यूजिक देसी संगीत का पार्ट है। तो अगर मैं देसी संगीत का आप लोगों से पूछूं कि उसका रूट बताइए, तो उसको हम किससे करेंगे? फोक म्यूजिक से। ये फोक म्यूजिक जो होते हैं ना, वो आपके रीजन स्पेसिफिक होते हैं, क्षेत्रीय आधार पर होता है। इसमें एंटरटेनमेंट पर आपका ध्यान दिया जाता है। ओके। अब ये ऑप्शन नंबर 3 में इन्होंने दरबारी मनोरंजन यानी कि कोर्टली एंटरटेनमेंट के बारे में कहा है। देखो जो कोर्ट म्यूजिक है ना, वो शाही संरक्षण के अंदर आता था। जो भी नवाब हुआ करते थे, ये जो राजा हुआ करते थे, उनके लिए होता था। और ये भी आपका देसी संगीत का ही एक प्रकार से मतलब रूप है, उसके ही अंडर आपका आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि हमें याद रखना है। कल को आपसे अगर मार्गी और देसी के बीच में अंतर पता करना है, तो आप कहेंगे कि जो मार्गी संगीत है उसमें आपको पवित्र, वैदिक और रिचुअल बेस्ड चीजें नजर आएंगी, और जो देसी संगीत है उसमें आपको पॉपुलर, रीजनल और एंटरटेनमेंट बेस्ड चीजें नजर आएंगी। ठीक है। Next, in freestyle wrestling, which of the following actions can result in a technical point for the wrestler? Freestyle कुश्ती में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पहलवान को तकनीकी अंक दिला सकती है? स्पोर्ट्स बेस्ड फैक्चुअल चीजें आजकल आपके एग्जाम्स के अंदर बनती हैं, सेम इन्होंने यहाँ पर पूछा है। फ्री स्टाइल रेसलिंग को लेकर इन्होंने पूछा है कि कौन सा एक्शन उनको एक टेक्निकल पॉइंट दिला सकता है। तो फ्री स्टाइल जब रेसलिंग का हम डिस्कशन करते हैं, इसके अंदर जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं ना, वो तब मिलते हैं जब जो विरोधी है, जो ओपोनेंट है, उस पर आप अपना कंट्रोल स्थापित कर लें, या फिर उसके ऊपर एक एडवांटेज स्टैब्लिश कर लें। तो तब आपको ये क्या टेक्निकल पॉइंट दिया जाता है। और सबसे कॉमन जो स्कोरिंग मूव होता है ना, वो होता है उसको टेक डाउन करना। सुना होगा अगर आपने फ्री स्टाइल रेसलिंग देखी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, रनिंग आउट ऑफ द मैट डेलिबरेटली यानी कि जानबूझकर मैट से बाहर भागने से टेक्निकल पॉइंट मिलता है, नहीं। होल्डिंग दी ओपोनेंट सिंगलेट यानी कि प्रतिद्वंदी की जो सिंगलेट है वो पकड़ ली अगर आपने, तो टेक्निकल पॉइंट मिल जाएगा, नहीं। परफॉर्मिंग अ सक्सेसफुल टेक डाउन यानी कि अगर आपने सफल टेक डाउन कर लिया है तो आपको टेक्निकल पॉइंट दिया जाता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सक्सेसफुल टेक डाउन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो विरोधी है, जो ओपोनेंट है, उसको कंट्रोल में लाकर उसकी बैक को या उसकी बॉडी को मैट पर ले आना, जबकि आप क्या है, आप स्टैंडिंग या फिर आप डोमिनेंट पोजीशन में, इसको कहा जाता है टेक डाउन कर लेना। तो इसीलिए यहां पर रेसलर को 2 या फिर 4 टेक्निकल पॉइंट्स मिल सकते हैं, डिपेंडिंग के उसकी जो एग्जीक्यूशन की क्वालिटी है वो कैसी है। समझ गए बात को? तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये फ्री स्टाइल रेसलिंग को लेकर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर कोई भी अग्रेसिव काम कर देंगे तो पॉइंट्स मिल जाता है। ऐसा नहीं है, रियलिटी में आपको एक लीगल और डोमिनेंट मूव जब आप करते हैं तभी आपको टेक्निकल पॉइंट दिए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, फाउल की भी बात होती है। फाउल्स भी आपने सुने होंगे। तो अगर मान लो कि फाउल का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ओपोनेंट है ना, उसको फायदा देता है आपके करे गए फाउल की वजह से। ठीक है। अब यहाँ पर यार अगर हम फ्री स्टाइल रेसलिंग की बात कर रहे हैं, तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि इसके अंदर कहाँ कहाँ पर पॉइंट दिए जाते हैं? टेक डाउन तो मैंने एक पॉइंट बता दिया कि यहाँ पर आपको टेक्निकल पॉइंट दिए जाएंगे। एक जगह होती है या फिर एक टर्म होता है जिसको कहा जाता है रिवर्सल।
रिवर्सल के दौरान आपको पॉइंट मिलते हैं। एक्सपोजर, अगर आप एक्सपोज कर दे रहे हैं अगले को तो आप मिल जाते हैं, या फिर अगर आपने ओपोनेंट से पेनल्टी करवा दी है तो इनमें से सबसे कॉमन आपका टेक डाउन ही है जहां पर पॉइंट दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, परफॉर्मिंग अ सक्सेसफुल टेक डाउन यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है जी, विजेंद्र सिंह डिफीटेड विच प्लेयर इन द क्वार्टर फाइनल्स टू सिक्योर इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल। विजेंद्र सिंह ने क्वार्टर फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर भारत का ओलंपिक मुक्केबाजी में जो पहला पदक था वो दिलाया था? अच्छा सवाल है। और मुझे लगता है कि अगर कोई अपने आप को तैयार करता है किसी भी परीक्षा को लेकर और वो स्टैटिक जीके पढ़ता है, स्टैटिक जीके के अंदर ओलंपिक मेडल संबंधित जो डिस्कशन है वो देखता है, तो आप लोगों को विजेंद्र सिंह का ये जो ओलंपिक बॉक्सिंग मेडल है इंडिया का पहला, इससे संबंधित बातें पढ़ाई जाती हैं। तो विजेंद्र सिंह इंडिया के पहले ओलंपिक मेडलिस्ट हैं। ये सवाल अभी तक हमसे कई बार पूछा जा चुका है। तो इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। कब जीता था? 2008 वाले ओलंपिक्स के अंदर जीता था, जो कि कहां पर थे? चाइना के बीजिंग में। ये वाली बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अब क्वार्टर फाइनल मैच के अंदर क्या हुआ? विजेंद्र सिंह ने क्वार्टर फाइनल मैच के अंदर क्यूबा के ये जो कार्लोस गंगोरा है ना, इनके साथ मैच किया जिसमें उनको हराया, और इसी जीत के साथ ही हमारे विजेंद्र सिंह का जो मेडल है वो कंफर्म हो गया, क्योंकि ओलंपिक बॉक्सिंग के अंदर सेमीफाइनल्स को एटलीस्ट ब्रॉन्ज मिलता ही मिलता है। तो इसीलिए यहां पर कार्लोस गंगोरा विच इज फ्रॉम क्यूबा आपका करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट है, विच मैकेनिज्म डिड इंडिया ऑपरेशनलाइज इन 2024 टू स्ट्रेंथन रीजनल फाइनेंशियल रेजिलियंस विद इन सार्क? सार्क को लेकर बहुत सवाल बनते हैं। सार्क के भीतर क्षेत्रीय वित्तीय लचीलेपन को मजबूत करने के लिए भारत ने 2024 में कौन सा तंत्र क्रियान्वित किया? अब पिछले जो डिस्कशन हमने करे हैं उसमें भी मैंने सार्क से संबंधित आपसे कुछ बातें कही थी कि सार्क रिलेटेड कोई भी अगर आपको न्यूज़ सुनने मिलती है तो उसको आप देख लिया करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो रीजनल फाइनेंशियल रेजिलियंस होता है, इसका मतलब क्या होता है? तभी तो हम इसके ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और सोचेंगे कि भाई इसको याद रखा जाए। तो जब किसी भी कंट्री को आप फॉरेक्स क्राइसिस, बैलेंस ऑफ जो पेमेंट की प्रॉब्लम होती है, या फिर उनके ऊपर करेंसी का प्रेशर होता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो उससे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट चाहिए होता है। और ये इसीलिए होता है कि जो करेंसी स्वैप अरेंजमेंट है वो लाया जा सके। समझ रहे हैं? तो यहां पर आप ऑप्शन देखिए, सार्क डेवलपमेंट फंड कैपिटल इंक्रीज करा जाए, जी नहीं। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-27, ये वाला ऑप्शन इसके अंदर सही जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने 2024 में इसको ऑपरेशनलाइज किया। ठीक है, फिर आप मुझसे ये पूछोगे कि सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2024-27 क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितनी भी सार्क कंट्रीज है ना, उनको डॉलर शॉर्टेज, बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इश्यूज हैं उनके टाइम इमरजेंसी में सपोर्ट देना। और इस फ्रेमवर्क के अंदर इंडिया अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, उनसे अपने जो पड़ोसी देश हैं, जो सार्क कंट्रीज हैं, उनको टेम्पररी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये इसमें करेक्ट जाएगा। तो कोई भी समस्या इससे रिलेटेड आपको नहीं होगी। स्टूडेंट्स ज्यादातर ये जो डेवलपमेंट फंड और करेंसी स्वैप होते हैं ना, उसको मिक्स कर देते हैं। तो ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, अगर आप ये टर्म स्वैप सुन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप क्राइसिस लिक्विडिटी की बात करें। फंड क्या है? फंड है आपका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि इंडिया सिमिलर स्वैप लाइंस जो है वो किसको देता है? श्रीलंका को देता है, मालदीव्स को देता है, नेपाल को देता है, भूटान को देता है। और ये इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, रीजनल लीडरशिप का हिस्सा है, जिसको ये स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। Established in 1961 within the former palace of the Maharaja of Patiala, the National Institute of Sports was later renamed as the Netaji Subhash National Institute of Sports on which of these following dates? 1961 में पटियाला के महाराजा के पूर्व महल में स्थापित राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम बाद में किस तारीख को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कर दिया गया? एक स्टैटिक सवाल ही है।
बस इन्होंने डेट आपसे पूछ लिया है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला है, उसके बारे में हमें पहली चीज यहाँ पर सवाल में याद रखनी है, 1961 में स्थापित करा गया। लोकेशन क्या है? जो महाराजा ऑफ पटियाला थे उनका क्या है? ये महल है। तो इंडिया का एक प्रीमियर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। समझ गए? फिर इसकी दूसरी चीज क्या करेगी? इसकी रिनेमिंग करेगी, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान करा गया। ये कब करा गया? वो डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 23 जनवरी 1973। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टैब्लिशमेंट डेट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टूडेंट्स दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, पहला कि उसको स्टैब्लिश कब करा गया, तो इसीलिए वो 1961 की तरफ भाग लेते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर रिनेमिंग पूछी है। तो याद रखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स स्थापित कब हुआ? 1961 में, और 1973 में इसका रिनेमिंग हो गया NSNIS के रूप में। ओके, तो याद रखिएगा NSIS NSNIS ये बहुत बड़ा पटियाला का, इसको इंडियन स्पोर्ट्स का मक्का कहा जाता है। यहाँ पर जो कोचेज होते हैं उनके ट्रेनिंग हब्स हैं, स्पोर्ट्स साइंस के सेंटर हैं, तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइन ऑफ डिजायर बाय चित्रा बनर्जी दिवाकुर्णी। चित्रा बनर्जी दिवाकुर्णी द्वारा लिखित द वाइन ऑफ डिजायर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पहले क्या होता था? पहले तो हमसे ये पूछ लिया जाता था कि एक बुक का नाम दे देते थे और उसी से पूछ लेते थे कि इसके ऑथर बता दीजिए, है ना? अब जो पुस्तक है उनके ऑथर है, अब उनके अलावा उनसे संबंधित कुछ स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, यानी कि उस बुक या उस ऑथर के बारे में कुछ आपसे डिटेलिंग पूछ लेंगे। समझ रहे हो? तो अब एक एक करके स्टेटमेंट देखेंगे कि ये जो बात कह रहे हैं ये किसके ऊपर कह रहे हैं। पहला है, इट एक्सप्लोर्स कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स इन एन इंडियन इमिग्रेंट फैमिली अक्रॉस जनरेशंस। यह एक भारतीय प्रवासी परिवार में पीढ़ियों के बीच में सांस्कृतिक संघर्षों का अन्वेषण करता है। तो इस बुक का जो कोर थीम है ना, तो जो इंडियन डायस्पोरा होता है, इंडियन डायस्पोरा की जो लाइफ है यूएस के अंदर, वहां पर जो इमिग्रेंट पेरेंट्स होते हैं वर्सेस जो अमेरिका में पैदा हुए चिल्ड्रन होते हैं, उनके बीच में एक क्लैश, एक आइडेंटिटी क्राइसिस, एक ट्रेडिशन वर्सेस जो मोरल वैल्यूज है, एक जनरेशन के बीच में जो आपको कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में बात करी गई है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट इसी के बारे में एक्सप्लेन दे रहा है ना आपको कि कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स इन एन इंडियन इमिग्रेंट फैमिली अक्रॉस जनरेशंस, ये वाली जो बात है ये आपकी करेक्ट रहेगी। दूसरी, अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड पॉलिटिक्स, कोई मतलब नहीं है। ये नॉन फिक्शन हिस्ट्री की बुक नहीं है, ये फ्रीडम जो मूवमेंट लिटरेचर है वो थोड़ी ना है, ये तो एक नॉवल है, फिक्शनल नॉवल है, हिस्ट्री बुक थोड़ी ना है। नेक्स्ट है साइंस फिक्शन टेल अबाउट आइडेंटिटी एंड टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर इंडिया। क्या ये वाली बात सही है? ये भी गलत है। अभी मैंने बताया ना कि फिक्शनल नोवेल है, बिल्कुल अनरिलेटेड है ये जो तीसरे स्टेटमेंट में इन्होंने बात करी है। तो ये जो आपकी देवा कुर्णी जी हैं, इन्होंने ऐसा ये एक साइफाई नोवेल नहीं लिखा है कभी भी। तो ये वाली बात आपके यहाँ पर करेक्ट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सिर्फ आपका ओनली वन वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स वाटर बॉडीज इन द इंडियन डेजर्ट। कौन सा कथन भारतीय रेगिस्तान में जल निकायों का सटीक वर्णन करता है? यार ये एक अच्छा सवाल है जो कि ज्योग्राफी बेस्ड आपसे पूछा गया है। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला है, स्ट्रीम्स आर पर एनल एंड फ्लो ईयर अराउंड। नदियां बारहमासी होती हैं और साल भर बहती रहती हैं। ये डेजर्ट के अंदर जो वाटर बॉडीज है उनको लेकर इन्होंने बात करी है। तो आप मुझे बताइए कि जो इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट, रियलिटी वहां की क्या है? रेनफॉल वहां पर बहुत कम होता है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होता है। जो रिवर होती है मोस्टली वो क्या होती है? सीजनल होती हैं, मौसमी होती हैं, टेम्पररी बेसिस पर होती हैं। तो इनसे ये कह देना कि ये 12 मासी होंगी, ये वाली बात तो भी गलत हो गई ना। अगला है, मोस्ट स्ट्रीम्स डिसअपियर इनटू द सैंड। ये वाली बात क्या है? ये वाली बात बिल्कुल सही है कि अधिकांश नदियां रेत में ही विलीन हो जाती हैं। तो थार डेजर्ट के अंदर आप देखते हैं कि जो धाराएं होती हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस तक तो फ्लो करती हैं, लेकिन फिर आपका मिट्टी में जाकर सीप हो जाती हैं, सरफेस पर वो विजिबल नहीं होती हैं। जैसे कि लूनी रिवर एग्जाम्पल लिया जाता है ना, वो भी कभी कभी अरेबियन सी तक पहुंचती है, मोस्टली डेजर्ट में ही वो आपका डिसिपेट हो जाती है। तो याद रखेंगे। ओके।
तो इसमें आपका सिर्फ सेकंड वाला करेक्ट था, ये बी वाला ऑप्शन इसमें मार्क करेंगे। नेक्स्ट है जी असर्शन रीजन बेस्ड सवाल दिया गया है। असर्शन यानी कि अभिकथन, ये कहते हैं कि डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स लाइक बर्थ एंड डेथ रेट्स रिलाई ऑन एक्यूरेट रिपोर्टिंग बाय हाउस होल्ड्स। जन्म और मृत्यु दर जैसी जनसंख्याकीय आंकड़े परिवारों द्वारा सटीक रिपोर्टिंग के ऊपर निर्भर होता है। क्या ये बात सही है? ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। रियलिटी क्या है? जो बर्थ रेट है, जो डेथ रेट है, जो फर्टिलिटी रेट है, ये जो तीनों के तीनों इंडिकेटर्स हैं, ये सीआरएस यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, हाउस होल्ड सर्वेज, सेंसस, इन चीजों पर डिपेंड करते हैं। अगर लोग बर्थ रजिस्टर ही ना कराएं, डेथ रिपोर्ट ही ना करें, तो डेमोग्राफिक जो डेटा है वो तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, वो तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए ये आपका हाउस होल्ड की रिपोर्टिंग पर आपका निर्भर हो गया ना। तो यहां पर असर्शन यानी कि दावा जो किया गया वो बिल्कुल सही है। अब ये रीजन क्या बता रहे हैं? बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड ऑलवेज एक्यूरेटली फॉलोड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। क्या ये बात सही है? भाई लॉ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? जो रूरल एरियाज होते हैं, जो रिमोट ट्राइबल रीजन्स होते हैं, अर्बन स्लम्स होते हैं, वहां पर अंडर रिपोर्टिंग होती है, वहां पर सही रिपोर्टिंग ही नहीं करी जाती। स्पेशली जो फीमेल बर्थ है, जो इन्फेंट की डेथ हो रही है, या फिर जो एल्डरली डेथ्स हैं, वो ज्यादातर ना मिस ही हो जाती हैं। तो ऑलवेज एक्यूरेटली फॉलोड वाली बात की वजह से ये गलत हो गया। तो ए ट्रू है बट आर फॉल्स है, इसीलिए सी वाला ऑप्शन जाएगा इसके अंदर। तो अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही है, तो ये चीज आपको भाई याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। विच पद्मा अवॉर्डीज एंड फील्ड्स आर करेक्टली पेयर्ड। एक तरफ आपको पद्म पुरस्कार विजेता दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका संबंध किससे है वो आपको दिया गया है। तो पेयर आपको जो दिए गए हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे। पहला है गोकुल चंद्र दास जी का नाम दिया गया है। क्या ये फोक म्यूजिक से रिलेटेड है? ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कल को मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि फोक म्यूजिक पर, मतलब सीधा सीधा वैसे किस तरीके से सवाल पूछ सकता है? संबंधित आदमी का इसी तरीके से पूछ सकता है ना। तो ट्रेडिशनल जो फोक म्यूजिशियन है उसके रूप में गोकुल चंद्र दास जी को जाना जाता है। ये अपने क्षेत्रीय जो लोक संगीत है उसको प्रिजर्व करने के लिए इनको पद्म अवार्ड दिया गया। इसको लेकर ये आपका पेयर करेक्ट हमें याद रखना है। दूसरा है दिनेश सैनी का नाम यहाँ पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड दिया है। क्या ये सही है? ये एनवायरनमेंट कैटेगरी के अंदर दिनेश सैनी को अवार्ड नहीं दिया गया है। ये पेयरिंग मतलब गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये पेयर गलत ही है, इसमें इनका संबंध नहीं है। यहाँ पर फारूक अहमद मीर का संबंध इन्होंने लिटरेचर से दिया है, ये वाली बात भी गलत है। ये भी आपको ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। फारूक अहमद जो मीर है वो हैंडक्राफ्ट्स या फिर जो आर्टिसन बैकग्राउंड है ना उससे संबंधित है, लिटरेचर से इनका संबंध है ही नहीं। फिर उन्होंने गीता देवी का संबंध बोला है किससे? एग्रीकल्चर से यानी कि कृषि से। ये भी आपका संबंधित नहीं है कृषि से। गीता देवी के बारे में सुना है आपने? ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मधुबनी पेंटिंग से इनका संबंध रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ पहला ही करेक्ट था भाई, करेक्टली मैच में, इसीलिए ए ऑप्शन हम यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल आउटकम ऑफ इसरोज RLV LEX-3 मिशन कंडक्टेड ऑन जून 23, 2024। निम्नलिखित में से कौन सा 23 जून 2024 को आयोजित इसरो के RLV LEX-3 मिशन के महत्वपूर्ण तकनीकी परिणाम को सही रूप से दर्शाता है? तो आप पहले मुझे बताइए कि ये जो RLV LEX-3 मिशन है ये क्या था? तो RLV का मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और LEX क्या है? ये है आपका लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। और LEX-3 क्या हो गई? थर्ड लैंडिंग एक्सपेरिमेंट है इनकी इस सीरीज में, जिसकी डेट थी 23 जून 2024। तो उद्देश्य क्या था कि जो फ्यूचर रीयूजेबल स्पेस शटल्स हैं उनके लिए इसका यूज करा जाए, जो ऑटोनोमस लैंडिंग कैपेबिलिटी है उसको टेस्ट किया जाए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इन फ्लाइट फ्यूल ट्रांसफर एट हाइपरसोनिक स्पीड्स, नहीं। ऑटोनोमस हाई स्पीड्स लैंडिंग अंडर टफ क्रॉस रेंज एंड विंड, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है इसके अंदर।
क्योंकि इस मिशन का कोर टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट था वो यही था कि आरएलवी को हाई स्पीड पर कंप्लीटली ऑटोनोमस मोड में टफ क्रॉस रेंज कंडीशंस के अंदर जहां पर बहुत तेज हवाएं चल रही हो इसको लैंड करवाया जाए। मतलब कोई भी पायलट नहीं है, कोई रिमोट मैनुअल कंट्रोल नहीं है, सिर्फ एआई बेस्ड नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम का यूज करा जाएगा। ठीक है, तो ये रीयूजेबल जो रॉकेट्स होते हैं उनके लिए एक गेम चेंजर है। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां पर इसीलिए हम बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है द टर्म प्लियोट्रॉपी रेफर्स टू व्हाट? प्लियोट्रॉपी का तात्पर्य आपको बताना है इन दिए गए चार विकल्प में से। अब ये टर्म रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते रहते हैं, है ना? तो होता क्या है ना, जेनेटिक्स में दो सिमिलर साउंडिंग टर्म्स होती हैं। एक तो होता है आपका ये प्लियोट्रॉपी और एक होता है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये दो सिमिलर टर्म्स आपको सुनने के लिए मिलती हैं। तो ये जो आपका प्लियोट्रॉपी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक जीन और उसके मल्टीपल प्रभाव। मतलब एक ही जीन होगा और बॉडी के कई सारे ट्रेट्स को वो कंट्रोल करता होगा। जैसे कि सिकल सेल जीन का आप नाम सुनते हैं। सिकल सेल जो जीन होता है इसका आपने एग्जाम्पल सुना होगा। तो ये क्या करता है, ये आरबीसी की शेप को क्या करता है, अफेक्ट करता है। एनीमिया इसकी वजह से होता है और मलेरिया का जो रेजिस्टेंस है उसको भी प्रभावित करता है। तो एक जीन और उसके मल्टीपल जो ट्रेट्स हैं वो आपको नजर आएंगे इस आपके प्लियोट्रॉपी से रिलेटेड। वन जीन अफेक्ट्स मल्टीपल ट्रेट्स वाला ये जो ऑप्शन ए है ना ये इसके अंदर सही जाएगा। चलिए आगे बढ़ता है। एक मिनट रुकिएगा, कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बोल। यार अब थोड़ी देर बात करोगे, मैं एक सेशन के बीच में हूँ, तो कैन वी टॉक 10 to 15 मिनट लेटर? हाँ तो अभी तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा ना, बाद में कर। ठीक है। चलिए अभी, सॉरी, तो ये क्लियर हो गया ना आपका? ये जो प्लियोट्रॉपी के बारे में मैंने कहा था, एक जीन मतलब उसके क्या है, मल्टीपल आपको अफेक्ट नजर आए। बस ये वाली बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट है हाउ आर मनी बिल्स हैंडल्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स विद बाईकैमरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अंदर संसद के दोनों सदनों और द्विसदनीय राज्य विधानमंडलों में धन विधेयक को किस प्रकार निपटाया जाता है? निपटाया जाता है। तो यहाँ पे मनी बिल का स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है ना वो आपका टेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? पहला है राज्यसभा मस्ट अप्रूव मनी बिल्स विद इन 14 days. In states legislative councils can amend a money bill within, council amend करेगी within 14 days. Both Rajya Sabha and Legislative Council have equal power on money bills. Rajya Sabha and Legislative Councils can only make recommendations and within 14 days. ये वाली बात यहाँ पर सही है। तो मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा बिल को रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकता, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है और 14 दिन के अंदर रिटर्न उनको करना होगा अपनी रिकमेंडेशंस देकर। और लोकसभा चाहे तो राज्यसभा की जो रिकमेंडेशन है उनको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, वो लोकसभा के ऊपर है। और उसके बाद अगर मैं स्टेट लेवल पर चला जाऊंगा जहां पर आपको द्विसदनीय यानी कि बाइकैमरल स्टेट्स के अंदर चीजें नजर आ रही हैं, मनी बिल आपका सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ उसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है और रिजेक्ट और अमेंड करने की स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास भी पावर नहीं है। और वहां पर भी 14 दिन के अंदर उनको रिकमेंडेशंस देकर रिटर्न करना होगा। तो इसलिए दोनों केसेस में राज्यसभा हो या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, एडवाइजरी रोल होता है और वो भी 14 दिन के अंदर का। तो इसलिए ये आपका जो डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर सही जाता। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट मोशन विद अ हैवी बॉक्स एंड ऑल्सो डिफिकल्ट टू स्टॉप इट वंस इट्स मूविंग। दिस बेस्ट एग्जाम्पलिफाइज व्हाट? किसी भारी डिब्बे को गतिमान करना मुश्किल होता है और एक बार अगर गतिमान हो जाए तो उसे रोकना भी मुश्किल होता है। यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो फिजिक्स के अंदर आपने बहुत सारी चीजें रटी होंगी।
कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को इनर्शिया यानी कि जड़त्व के बारे में तो पढ़ाया जाता है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, उससे आपका संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ इनर्शिया ये तो बोलते हैं ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हैवी बुक्स को स्टार्ट करना मुश्किल मुश्किल है, और जब आप मोमेंट ले लें तो उसको आप रोकना आपके लिए मुश्किल है। ये दो चीजों को शो करता है क्या, कि बॉडी अपनी जो स्टेट है वो चेंज करने से अपने आप को रोक रही है, यही है ना। तो अगर रेस्ट में, तो वो आपका मोशन में आने में दिक्कत मान रही है, और अगर वो मोशन में है, तो वो रेस्ट आने में दिक्कत मान रही है। मतलब वो जो अपनी स्टेट है उसको चेंज करने में अपने आप को बस रोक रही है। तो इसको क्या कहते हैं, हम रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी कि इनर्शिया कहते हैं। इसको हिंदी में हम जड़त्व कह देते हैं भाई, पढ़ा होगा जड़त्व। और बॉडी जितनी हैवी होगी उतना ज्यादा वो इनर्शिया नजर आएगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का गुण वाला जो ये ऑप्शन है, ये इसके अंदर सही जाएगा। पहले ऑप्शन में कॉन्सेप्ट ऑफ पावर बोल रहे हैं। पावर क्या होता है, वर्क यूनिट पर यूनिट टाइम, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हैवी बॉक्स से रिलेटेड तो है ही नहीं। फिर दूसरे में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रहे, ऊर्जा संरक्षण कह रहे। एनर्जी तो नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बॉक्स को स्टार्ट करना स्टॉप करने से उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल, उससे भी संबंध नहीं है। हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यहाँ स्टेट ऑफ मोशन की बात हो रही है, ये आपका एक्शन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो सी वाला ऑप्शन है ये इसमें सही जाता। नेक्स्ट है जी बीएनएस 2023 यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 कंसोलिडेट्स एंड अमेंड्स प्रोविजंस रिलेटेड टू विच ब्रांच ऑफ लॉ। बीएनएस 2023 कानून की किस शाखा से संबंधित प्रावधानों को समेकित और संशोधित करती है। क्लियर है, नाम में इसके समझ में आ रहा होगा, डिस्कशन में भी बहुत ज्यादा सुना होगा। तो यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, जो बीएनएस 2023 आया था ना, वो एक्चुअली में किसी चीज को रिप्लेस करके लाया था। किसको रिप्लेस करा था उसने, जो आईपीसी कोड था ना 1860 वाला, उसको रिप्लेस किया था। अब आप पूछोगे ये आईपीसी क्या होता था, ये सब्सटेंशियल क्रिमिनल लॉ हुआ करता था। मतलब कि कौन सा एक्ट क्राइम है और उसकी पनिशमेंट क्या होगी। इसीलिए ये जो बीएनएम है, बीएनएस है ना, इसके डोमेन में आपको क्रिमिनल सब्सटेंशियल लॉ वाला जो ऑप्शन है ना, वो नजर आएगा, जिसको इसने रिप्लेस किया। ये आपका 1860 वाला जो था, इसको याद रखेंगे भाई, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, ऐसे हल्का फुल्का नहीं है। असर्शन रीजन बेस्ड सवाल है। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। अब आप लोग मुझे बताइए, जब कभी भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन की बात होती है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हम यही तो कहते हैं कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा, जो क्लीन एनर्जी है उसको ट्रांजिशन में लाया जाएगा, जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है ऑयल और गैस पर उसको कम करा जाएगा, नेट जीरो गोल्स को ये सपोर्ट करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। मतलब जो दावा कर रहे हैं, जो अभिकथन है, जो असर्शन है, वो तो उन्होंने सही दिया है। दूसरा है इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय एमओई एफसीसी, यानी कि इसका कार्यान्वयन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा करा जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है, ये वाली बात गलत है, क्योंकि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है ना, उसको इम्प्लीमेंट करता है आपका एमएनआरई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब ये जो उन्होंने यहाँ पर नाम दे दिया ना, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन, इसका रोल क्या होता है, ये इन्वायरमेंट क्लीनलीनेस पर बात करता है, पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, क्लाइमेट की जो कमिटमेंट्स है, उन सभी चीजों पर बात करता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड जो रीजन उन्होंने दिया वो गलत था, ए ट्रू, रीजन फॉल्स, सी वाला ऑप्शन सही जाएगा इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। कोली डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय विच कम्युनिटी। कोली नृत्य पारंपरिक रूप से किस समुदाय के द्वारा किया जाता है। अच्छा सवाल है। तो कोली डांस का नाम ही आप लोगों को हिंट दे देता है। यहाँ पर कोली मतलब क्या होता है, कोली मतलब कोली को आप किससे इक्विवेलेंट पाएंगे, ये महाराष्ट्र और गुजरात के जो ट्रेडिशनल मछुआरे हैं ना, मछुआरों वाली कम्युनिटी है, उनसे है। तो कोली मतलब इनको कहते हैं फिशर फोक। ठीक है, तो यहाँ पर मछुआरों वाला जो ये ऑप्शन है ना, ये आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। तो मोस्टली जो तटीय वाले क्षेत्र होते हैं महाराष्ट्र का, गोवा का, गुजरात का,
वहाँ पर इसको मनाया जाता है, जहाँ पर जो अपनी अ, मछली मछली को पकड़ने की लाइफ है, जो फिशिंग लाइफ है, जो सी वेव्स हैं, जो बोट रोइंग है, उनके ऊपर ये अपनी एक प्रकार से परफॉर्मेंस करता है। ठीक है? द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 इज रिलीज्ड बाय व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? अगर आप में से कोई भी मेरे करंट अफेयर्स रेगुलरली फॉलो करते हैं, वीकली करंट अफेयर, वो स्टूडेंट्स इस सवाल को बहुत ही प्यार से कवर कर लिए होंगे। यहाँ पर जो ईटीआई है, यानी कि जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, उसका पब्लिशर कौन है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका इसके अंदर आंसर रहेगा। एनुअल बेसिस पर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को ये रिलीज करते हैं, जिसके अंदर जो कंट्रीज हैं उनकी रैंक बताई जाती है कि वो क्लीन एनर्जी अडॉप्शन कौन से हिसाब से कर रहे हैं। क्लीन एनर्जी अडॉप्शन के अलावा एनर्जी सिक्योरिटी कैसी है, सस्टेनेबिलिटी कैसी है, सिस्टम की रेडीनेस कैसी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रहेगा। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली क्लासिफाइड एज अ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री? निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता वस्तु उद्योग के रूप में सही ढंग से वर्गीकृत किया गया है? किसको? कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को। तो ये एक तरीके से इकोनॉमिक्स के बेसिक्स के रूप में आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर टेस्ट हो रहा है कि कंज्यूमर गुड्स और जो बेसिक या फिर कैपिटल गुड्स है वो क्या है, समझ रहे हैं? तो पहला आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, जी नहीं, यहाँ पर टूथपेस्ट आंसर करेंगे। क्यों? मैंने पिछले भी सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था कि जो फाइनल कंज्यूमर है ना, वो डायरेक्टली टूथपेस्ट यूज करता है, इसीलिए इसको कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हम कहेंगे। मतलब डायरेक्टली यूज करने वाला जो आइटम है, उसके लिए बाद में आपको दोबारा प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। तो टूथपेस्ट एक आपका क्या है, डेली यूज आइटम है, इसको लेकर आगे आपको कोई प्रोसेसिंग की नीड थोड़ी ना है। तो ये कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के अंदर आपका यहाँ पर सेट बैठेगा। अब यहाँ पर देखो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन्होंने ऑप्शन में दिया, ये क्या है? ये तो बेसिक इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है कंस्ट्रक्शन को लेकर, मशीनरी को लेकर, ऑटोमोबाइल्स को लेकर। फिर इन्होंने एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग एक नाम दिया, ये भी बेसिक और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट थोड़ी ना ये आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ऐसे ही कॉपर स्मेल्टिंग, ये भी नहीं है, ये भी कंज्यूमर गुड्स कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 246 ए गिव्स पावर टू बोथ पार्लियामेंट स्टेट टू मेक्स लॉ ऑन विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर? अनुच्छेद 260 246 ए के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि वो बताइए कि किससे संबंधित है। अब बेसिकली ये जीएसटी किस आर्टिकल के अंदर आता है, इसको आपसे टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो टैक्सेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्होंने आपको दिया है ना, ये वाला आंसर इसके अंदर करेक्ट जाएगा। तो आपको पता है जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2016 में, तो पार्लियामेंट प्लस जो राज्य की लेजिस्लेचर्स है वो दोनों को पावर देता है कि जीएसटी लॉज वो बना सके। मतलब टैक्स ऑन गुड्स सर्विसेज, बोथ सेंटर और स्टेट लेजिस्लेट इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स दे दिया। प्रॉपर्टी राइट्स ये क्या है? ये आपका फंडामेंटल राइट्स डोमेन था पहले, आर्टिकल 31 के अंदर आता था, इसका जीएसटी से कोई रिलेशन नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजंस अगेन, ये तो आपका 352 से 360 के बीच में नजर आते हैं, जीएसटी से इनका भी आपको संबंध नहीं नजर आएगा, तो आसान है। क्रिमिनल लॉ भी इन्होंने दिया है, ये किसके अंदर आते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता है ये, मतलब क्रिमिनल लॉ मतलब कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट है विच न्यूली डेजिग्नेटेड रमसार साइट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर होस्टिंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सेरस क्रेन्स इन इंडिया? बहुत ही आसान कर दिया इन्होंने ये बोलकर के सेरस क्रेन्स की पॉपुलेशन को यहाँ पर ये लार्जेस्ट होस्ट करता है। तो सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी के लिए किस नवनामित रमसार साइट को मान्यता दी गई है? ये करंट अफेयर बेस्ड सवाल है और यार ये इंपॉर्टेंट भी है। आपको उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आएगी ये सराय नवार वेटलैंड। आपका जो ये आपके रमसार साइट्स होते हैं उस पर बेस्ड जो भी कोई नई रिकॉग्नाइज रमसार साइट है वो पूछा जाता है। तो उसको रिसेंटली डेजिग्नेट करा गया था आदर भूमि यानी कि रमसार साइट के रूप में। तो इन्होंने मतलब क्यों करा गया कि ये लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है सारस क्रेन्स की उसको ये होस्ट करता है। तो इंडिया का टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो सारस क्रेन्स की बात कर रहे हैं, क्या इंडियाज टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड, उड़ने वाला पक्षी है ये। तो आईयूसीएन स्टेटस भी कभी के भी ये पूछ लेते हैं कि बताइए कि
IUCN स्टेटस क्या है, तो ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सारा स्क्रीन का ये वाला ही रीजन। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज रफली हाउ मच परसेंटेज? पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता लगभग कितनी है? सभी लोग आंसर कर देंगे, कितना है? 21 ही है ना? कुछ और तो नहीं लग रहा था? तो यहाँ पर अर्थ के एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन की आपकी नॉलेज चेक हो रही है। आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा होती है, 78% बताया जाता है। ऑक्सीजन आपकी सेकंड नंबर पर 28 होती है, फिर आपकी आ जाती है आर्गन, जिसकी लगभग प्रतिशत मात्रा होती है लगभग 0.93%। बहुत ही आसान सवाल की कैटेगरी का कहूंगा मैं इसको आपके। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। क्या सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से केस को दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है? और दूसरा है आर्टिकल 139A वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट। अनुच्छेद 139A क्या 42वें संशोधन द्वारा प्रयुक्त किया गया था? बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल भी है। पहला इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट केसेस ट्रांसफर कर सकता है? ये आपका आर्टिकल, मतलब ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो होता है क्या है ना, जो 139A है उसके अंडर सुप्रीम कोर्ट सेम लीगल क्वेश्चन वाले केसेस एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट या खुद सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है। फिर दूसरा इन्होंने कहा कि जो 139A जिसमें ये कोर्ट केसेस जो है उनको ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, इसको 42वें संवैधानिक संशोधन से इंट्रोड्यूस करा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही ठीक है इसके अंदर। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट वाली जो बात है वाकई करेक्ट हो जाए। तो भाई ये था डिस्कशन हमारा 14 सितंबर की शिफ्ट 1 में पूछे गए जी के जीएस के क्वेश्चन का। इसको हमने डन मार्क कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है। आप लाइक करोगे, आप कमेंट करोगे, तभी मुझे लगेगा कि कुछ फायदेमंद है, वरना मोटिवेशन नहीं मिलेगा और मैं फिर बीच में रुक जाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे ना रोकें, प्लीज ना रोकें, हमें जनाब ना रोकें। लाइक कमेंट और शेयर करना ही है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके अकाउंट से आपके पैसे नहीं उड़ेंगे, ठीक है? फ्री, इट्स फ्री, ठीक है? चलिए भाई, बाकी ये मेरा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को जरूर आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। इसमें आपको जो मेरे मंथली यानी कि जो वीकली करंट अफेयर्स हैं उनके वीडियोस और पीडीएफ मिलते हैं। इवन जो डेली करंट अफेयर के क्विजेज हैं वो आपको मिलते हैं। मेरा एक 20K प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस का कलेक्शन कोर्स भी पड़ा हुआ है और अभी बहुत सारे कोर्सेज पेंडिंग है, सब आएगा आपके लिए। तो एक बार इस ऐप को जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर किसी को मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो रॉबिन SIRG ये मेरे इंस्टा का यूजर नेम है, इसको आप यूज कर सकते हैं मुझसे कनेक्ट करने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम एंड अदर इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं, एक बार उनको भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इसमें इतना ही, थैंक यू।